नमस्ते साथियों, मेरा नाम रविंद्र त्यागी है और मैं अपने YouTube चैनल डिकोडिंग भारत में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय दुनिया में एक ही बहुत बड़े चर्चा का विषय है और वो है ईरान और अमेरिका के बीच में बढ़ता हुआ टकराव। और पिछले लगभग 20, 22, 25 दिनों से पूरी दुनिया में इसने उथल पुथल मचाई हुई है। इस टकराव के बारे में तो जिस तरह की जो चीज़ें हैं आपके सामने तमाम मीडिया चैनल और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आपके पास खबरें पहुंच ही रही हों, लेकिन आज मैं इस टकराव का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी जब बड़ी घटना होती है तो वो घटना अक्सर उसके जो जड़ें हैं वो कई बार हमें सैकड़ों और हजारों साल पहले भी पीछे जाकर ढूंढनी पड़ती हैं। तो इस समय जो टकराव ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में चल रहा है, इसका बैकग्राउंड देखने के लिए हमें लगभग 125 साल पीछे जाना पड़ेगा। बात है 1901 की। पेट्रोलियम पदार्थों की नई नई खोज हुई थी और पूरी दुनिया के जो उद्योगपति थे वो पेट्रोल को एक कीमती एसेट के रूप में पहचान रहे थे और तमाम जगहों पर इसकी खोज शुरू हो चुकी थी। उस समय ईरान में कजर वंश का शासन था और कजर वंश के शासक मुजफ्फर अल-दीन शाह कजर उस समय ईरान के शाह कहे जाते थे। आपको पता है उस ज़माने में अमेरिका विश्व शक्ति नहीं था, बल्कि जिस पोजीशन में आज अमेरिका है उससे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली पोजीशन में दुनिया के लगभग 1/4 हिस्से पर काबिज था ग्रेट ब्रिटेन। तो वहाँ का एक उद्योगपति विलियम नॉक्स DRC ईरान पहुँचा और उसने ईरान के शाह के साथ ईरान के अंदर तेल की खोज करने का एक MOU कहें या एग्रीमेंट कहें, एक साइन किया। और उस एग्रीमेंट के तहत एक रकम, एक मुश्त शाह को दी गई और वो रकम थी 20,000 पाउंड। उसके अलावा देश में अगर तेल मिलता है तो उस तेल को अगले 60 सालों तक उसको निकालने का अधिकार DRC ने अपने पास लिया और एक ब्रिटिश एंग्लो ईरानियन कंपनी बनाई जिसका नाम बाद में ब्रिटिश पेट्रोलियम हुआ, BP के नाम से हम जिसको जानते हैं। और जल्द ही 2008 के आसपास या 6 के आसपास उसने तेल खोज भी लिया। 14 में आप सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। तो उस समय जब तेल की खोज हो चुकी थी ईरान के अंदर, तो ब्रिटिश सरकार ने उस ब्रिटिश पेट्रोलियम जो BP कंपनी थी उसके मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट ने खरीद लिए और इस तरह से वो BP जो कंपनी थी वो ब्रिटेन की सरकारी कंपनी बन गई। यानी जो अधिकार उस कंपनी ने ईरान के शाह से लिए थे वो सारे के सारे अधिकार ब्रिटिश कंपनी के पास पहुंच गए। और उस उन अधिकारों में जैसा मैंने बताया कि अगले 60 साल तक ईरान के तेल को निकालना और उसको इस्तेमाल करने, उसका अपने को उससे प्रॉफिट लेने का अधिकार उसको मिला। और उस प्रॉफिट का 16% भाग केवल ईरान के हिस्से में आना था। ये उनका एग्रीमेंट था। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद कुछ समय बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और ये जो समझौता हो चलता रहा। लेकिन इस समझौते में जब ईरान के अंदर बहुत मात्रा में तेल निकलना शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़े बड़े फायदे होने शुरू हुए। और इसी बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार में आप जानते ही हैं कि ब्रिटेन की जो स्थिति थी वो कमज़ोर हुई। दुनिया के अंदर जो वो एक महाशक्ति माना जाता था उसकी शक्ति में और दुनिया के अंदर उसकी हैसियत में बड़ी तेज़ी से गिरावट हुई। और उसकी हैसियत में गिरावट होते होते ही उसके बरक्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा। और हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश की जितनी भी उस समय की जो नीतियां थी उनको ज़्यादातर अमेरिका ने फिर आगे बढ़ाया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1951 में एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई। शाह की सरकार ईरान में चल ही रही थी, लेकिन वहाँ पर एक राजशाही के तहत ही लोकतांत्रिक सरकार का भी गठन हो चुका था। बहुत सारे अधिकार लोकतांत्रिक नेताओं को देने शुरू कर दिए गए थे और उसी के तहत मोहम्मद मोसादेक उस समय ईरान के प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद मोसादेक एक लोकप्रिय नेता थे और उन्होंने 1951 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही एक घोषणा की कि हम
जो BP कंपनी है जिसका कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। और उस कंपनी को मोहम्मद मोसादेक ने राष्ट्रीयकरण करते हुए उस पर ईरान की सरकार का पूर्ण अधिकार कर लिया। लेकिन यह स्थिति ब्रिटेन के लिए तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक थी। उसके हाथ से एक बहुत बड़ी संसाधन निकल रहे थे। तो ब्रिटेन ने एक बार तो सोचा कि सैन्य अभियान के द्वारा ईरान पर हमला किया जाए, लेकिन अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति आइजनहावर ब्रिटेन के इस फैसले से सहमत नहीं हुए और उन्होंने एक बैकडोर वाला रास्ता अपनाने की बात करी। और 1951 से और 1953 तक के बीच में ईरान के अंदर CIA के द्वारा और ब्रिटिश के सरकार के द्वारा भेजे गए बहुत सारे जो जासूस और लोग वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने माहौल इस तरह का तैयार करना शुरू किया कि मोहम्मद मोसादेक के खिलाफ जनता को भड़काया जाए। लेकिन जब सफल नहीं हो पाए तो ये घटना है 14-15 अगस्त 1953 की, कि जो ईरान के शाह थे उस समय मोहम्मद शाह पहलवी, उन्होंने एक शाही आदेश के द्वारा उस समय के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को बर्खास्त किया और एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने की कोशिश करी। लेकिन ये प्लान लीक हो गया और मोहम्मद शाह पहलवी के बहुत सारे नज़दीकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद शाह पहलवी देश छोड़ करके भाग गए और रोम पहुंच गए। लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ये स्थिति नहीं बन पाई और 4-5 दिन के बाद ही 19 अगस्त 1953 को फिर एक घटनाक्रम हुआ। इस बीच में जो CIA के एजेंट ईरान के अंदर बैठे हुए थे, ये अब कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उन्होंने उस समय ईरान के अंदर बहुत सारे आपराधिक गुटों को, बहुत सारे पत्रकारों को और सैनिक अधिकारियों को और राजनेताओं को बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी रिश्वतें दी और सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार किया और बहुत सारे लोग सड़कों पर निकले। बड़ा हिंसक एक आंदोलन हुआ और उस हिंसक आंदोलन के कारण मोहम्मद मोसादेक की सरकार गिर गई। मोहम्मद मोसादेक को गिरफ्तार कर लिया गया। शाह रोम से वापस ईरान के अंदर आए और मोहम्मद मोसादेक जो उस समय के उससे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके बहुत सारे नज़दीकी लोगों को गिरफ्तार करके उनको एग्जीक्यूट किया गया, किसी को गोली मार दी गई, फांसी की सज़ा दी गई और मोहम्मद मोसादेक को मुकदमा चलाकर उनके गांव के अंदर नज़रबंद कर दिया गया और वो 1962 या 63 तक वहाँ अपनी मृत्यु तक वहाँ नज़रबंद रहे। और इस तरह से मोहम्मद शाह पहलवी जो उस समय ईरान के शाह थे, उन्होंने दोबारा से अपना कंट्रोल सरकार पर किया और वो कंट्रोल सरकार पर मोहम्मद शाह पहलवी का नहीं बल्कि अमेरिका का हुआ, क्योंकि अमेरिका को एक बड़ा फ़ायदा वहाँ से हुआ। जो ईरान के तेल भंडार थे उन पर 40% अधिकार अमेरिकी कंपनियों को मिला, 20% का अधिकार ईरान की सरकार को मिला, ईरान के लोगों के लिए ये स्थिति बनी। और मोहम्मद शाह पहलवी की ये सरकार अगले लगभग 25 या 26 वर्षों तक इसी तरह से काम करती रही। एक लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके अमेरिका ने वहाँ पर राजशाही की पुनर्स्थापना की, केवल इसलिए कि वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर, विशेषकर तेल पर अपना अधिकार बनाए के रख सके। ईरान की आम जनता धीरे धीरे इस सब स्थिति को समझना शुरू हो गई। जनता के पास बहुत ज़्यादा कुछ पहुंचता नहीं था और तेल के जो वहाँ से ज़मीन से निकला हुआ तेल है उसके सारे के सारे जो फ़ायदे थे वो अमेरिका और ब्रिटेन को जा रहे थे और जो थोड़े बहुत ईरान में भी थे वो ईरान के शाह और कुलीन वर्ग तक सीमित रहते थे। जनता में गुर्बत, गरीबी इंतहाई तौर पर फैलना शुरू हो गई और इसी का परिणाम हुआ कि कुछ कट्टरपंथी जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उस समय के बड़े नेता के तौर पर उभरे मोहम्मद आयतुल्लाह खोमैनी 1979 में 1979 में मोहम्मद आयतुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में ईरान के अंदर तख्ता पलट हुआ, जिसको हम इस्लामिक क्रांति के नाम से जानते हैं।
और उस समय के बाद से ईरान इस स्थिति में चल रहा है जो हम आज देखते हैं। लेकिन उस इस्लामिक क्रांति का असर क्या हुआ? ब्रिटेन ने, अमेरिका ने ईरान को शत्रु देश घोषित कर दिया, ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए। इस बीच में ईरान में भी एक घटना हुई, क्रांति के साथ ही जो अमेरिका का ईरान के अंदर जो एम्बेसी थी वहाँ पर रहने वाले उनके जो अधिकारी थे उनको बंधक बना लिया गया और ये बड़ा लंबा संकट चला, 444 दिन तक ये संकट चला, तब जाकर के सुलझाया जा सका। और तब से आज तक अमेरिका और ईरान के बीच संबंध कभी भी सामान्य नहीं हो पाए। यहाँ तक कि 1980 से 1988 तक ईरान और इराक के बीच में एक 8 वर्षीय बड़ा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। उस युद्ध में भी अमेरिका ने धन से, हथियारों से और कूटनीतिक समर्थन से इराक को समर्थन दिया। इराक में उस समय सद्दाम हुसैन की ही सरकार थी, तानाशाह थे वो, और उस सद्दाम हुसैन को बाद में अमेरिका ने ही आतंकवादी बता करके और जैविक हथियारों का उत्पादन करता बता करके उसको बाद में इराक पर भी हमला किया था, आप लोगों को पता ही है, 2003 में। लेकिन 1980 से 1988 तक अमेरिका ने उसी सद्दाम हुसैन को इराक के अंदर उसकी स्थिति मजबूत करने में सहायता दी थी और ईरान से लड़ने में पूरा समर्थन भी दिया था। और इसी युद्ध के दौरान 1988 में एक बड़ी दुखद घटना भी हुई थी कि अमेरिका जो लड़ाकू जहाज के द्वारा ईरान के एक यात्री विमान को निशाना बनाया गया, जिसमें 290 यात्री और क्रू मेंबर्स, वो सिविलियन थे, कोई फौजी नहीं थे, वो मारे गए। और पूरी दुनिया के अंदर इस घटना की बड़ी निंदा भी हुई और एक बड़ा घाव ये ईरान के और शासकों और ईरान की जनता के ऊपर ये घटना भी छोड़ के गई। तो आज का जो घटनाक्रम चल रहा है, इस घटनाक्रम के पीछे का बैकग्राउंड ये है। उसके बाद तमाम तरह की कूटनीतिक, राजनीतिक, सैनिक चालें एक दूसरे के खिलाफ ये लोग चलते रहे हैं। लेकिन 2015 में एक विशेष डेवलपमेंट इस विषय में हुआ था कि तत्कालीन यूएस के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने ईरान के साथ बातचीत करके वो एक समझौते पर पहुंचे थे और ईरान ने ये माना था कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और ईरान के ऊपर प्रतिबंधों पर बहुत सारी ढील दी गई थी। लेकिन जो अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये 2008, आपको पता होगा कि 2017 में भी यही चुन करके आए थे, और 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा द्वारा ईरान के साथ किया गया वो समझौता फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और फिर पूरी तरह से पुरानी नीति पर आ गए और ईरान के खिलाफ तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध इन्होंने लगाए। और अमेरिका की पूरी कोशिश 1980 से अभी तक की ये रही कि ईरान में आर्थिक जो व्यवस्था है उसकी ढह जाए, और इस कदर ढह जाए कि वहाँ की जनता और इनके समर्थित कुछ लोग मिल करके वहाँ एक तख्ता पलट कर दें। और यही कोशिश इनकी रही भी, जैसा कि अभी हाल ही के जो घटनाक्रम है उसकी शुरुआत में शायद अमेरिका और इजराइल ने यही सोचा था कि हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अगर उसको मार देंगे तो वहाँ पर तख्ता पलट हो जाएगा, जनता सड़कों पर निकल आएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। खैर, इस युद्ध की डिटेल में जाना हमारी आज इस वीडियो का उद्देश्य नहीं था, लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य केवल ये बताना था कि आज जो घटना घट रही है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, जिससे हम इस घटना को अच्छे तरीके से पूरे डिटेल के साथ इसको समझ सकते हैं कि आज हो क्या रहा है। आज जो टकराव चल रहा है इसका असल मकसद न तो लोकतंत्र की स्थापना है, न कट्टरपंथ की विदाई है, बल्कि इस टकराव का असल मकसद है ईरान के प्राकृतिक संसाधन, विशेषकर तेल और हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण हो गए रेयर अर्थ पर अमेरिका और उसके समर्थित गुट का कब्जा। हालांकि इस युद्ध में लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया के अंदर अकेले पड़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जंग चल रही है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि जंग जल्दी से जल्दी रुके, कि जिससे पूरी दुनिया को चैन की सांस मिले
और इस पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो विकासशील भारत जैसे देश हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव इस जंग का पड़ रहा है। और कोई भी जब मुसीबत आती है तो उस मुसीबत सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव अगर किसी पर पड़ता है तो वो गरीब तबके पर पड़ता है। और गरीब तबका इस समय हाहाकार पूरी दुनिया के अंदर कर रहा है, हिंदुस्तान में भी कर रहा है। और इसी के साथ मैं फिर एक बार परमपिता परमात्मा से भी प्रार्थना करूंगा कि इस जंग के हालात को जल्दी से जल्दी सुधारें। जय हिंद, जय भारत।